बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अब मेरे ख्याल से हमें ठीक ठाक रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ मामूल की चीज़ें मैं डिस्कस कर रही थी और हमें ये पता है कि जी खबर इज़ समथिंग कि हमने आपको कुछ नई चीज़ें बताने। अब तो नई चीज़ें भी होना बंद हो गई हैं, हर रोज़ ये चीज़ें। हर रोज़ आपको पता चल रहा है महंगाई हुई, हर रोज़ आपको पता चल रहा है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, हर रोज़ आपको पता चल रहा है घी खुदनी तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ नई चीज़ नहीं रहेगी, इसलिए इस पर परेशान होना अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो मैं मुस्कुरा रही हूँ, जो जिस तरह से मैं रिलैक्स हूँ, आप भी ऐसे ही रहना सीख लें, क्योंकि हालात अब बेहतर नहीं होने वाले हैं। आज की खबरें भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। पहली खबर, गरीब आवाम पर महंगाई के वार जारी, बिजली घी और खुर्दनी तेल सब महंगा। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात, लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पताल हाई अलर्ट। नए सुई गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद करने का फैसला। और डेंगू मरीज शहबाज शरीफ दौर को याद करने लगे हैं। ये हैं आज की हमारी खबरें, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आप? अल्लाह करम, शुक्र है। मैंने अब आपकी तरह मुस्कुराना जो है ना सीख भी लिया और लोगों को कह भी दिया कि मुस्कुराया करें। आप मुस्कुराओगे तो लोग कहेंगे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। एक्चुअली अब लोगों को महंगाई का गम छुपाने के लिए मुस्कुराना महंगाई का गम है और ना ये इतना शदीद गम है कि इसमें सिर्फ आप मुब्तला नहीं हैं, हम लोग वो हैं जो शायद हमें अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करना चाहिए, जॉब दी, ऐसी घरवाली दी जो ख़ुद भी काम करती है, मतलब जॉब करती है, और फिर उस खर्चे जो हैं मौजूद हैं। लेकिन जिन लोगों के खर्चे ज़्यादा हैं, जो घर में काम करने वाली हैं, कभी हमने ये सोचा हो इनका गुजारा कैसे होता है इन चंद हज़ार रुपयों में। अच्छा, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपने बड़ा ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी घरवाली दिया जो खुद भी काम करती। मेरे हस्बैंड भी ऐसे, मेरे ख्याल से कोई शुक्र अदा करते होंगे, क्योंकि आजकल एक बंदा कमाए और 8 बंदे खाएं, गया दो। बिल्कुल सही कहा। अब जो आपका जीवन साथी है वो बेचारा आपका मुआशी जीवन साथी भी है, यानी आपकी मुईशत को भी वो चलाता है। लेकिन जो ख़वातीन काम नहीं करती हैं और वो भी घर में बचत इस तरीके से कर रही हैं, और मैं कई फैमिलीज़ को जानता हूँ कि उन्होंने अपने अखराजात बहुत ज़्यादा कम कर दिए। उन्होंने मटन खाना छोड़ दिया, उन्होंने चिकन हफ्ते में 1 दिन खाना शुरू कर दिया, खाली सब्ज़ी। लेकिन सब्ज़ी भी क्या, मैंने अपने सब्ज़ी वाले को फ़ोन किया तो उसने कहा, मैंने कहा यार कोई सब्ज़ी बता जो 100 रुपये से कम है। कहता जी आमिर साहब कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो 100 रुपये से कम है। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे बताएं, जिनकी दिहाड़ी है, जिनको दिहाड़ी मिलती है बेचारे, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, दूध किस भाव है, घी किस भाव है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, और इंसान को सुकून जो है वो सिर्फ कब्र में जाकर मिलेगा। कब्र में भी सुकून नहीं है। कल हमारा एक प्रोग्राम ये जो 2 वाले जरी हैं और उसमें बताया जा रहा था कि कब्र को अगर आपने कब्र की जगह लेनी है उसके लिए कितने पैसे हैं और कितने अखराजात मर के भी आपको भुगतने पड़ रहे हैं। मैं कल परेशान हो गई थी, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का कॉल है कि इंसान को सुकून जो है कब्र में मिलेगा, और शायद इसी का एहसास मज़ीद दिलाने के लिए आए रोज़ क्या, आप तो कहना नहीं चाहिए आए रोज़, आप कहना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर और घंटों की बुनियाद पर आपको अशिया ज़रूरिया जो हैं उनको महंगा किया जा रहा है। कोई किसी जगह पे ब्रेक नहीं है। और कल तो वज़ीर जो खजाना हैं हमारे, उन्होंने भी ये बात कह दी तरीन साहब ने कि जी महंगाई और भी होगी, जारी रहेगी। अभी IMF के पास जाना है कि महंगाई पूरी दुनिया, IMF पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये सब झूठ है। पूरी दुनिया में कहीं महंगाई नहीं है। जहाँ जहाँ महंगाई है वहाँ GDP चेक करें, जाके उनके ग्रोथ रेट चेक करें, उनकी तनख्वाहें, उनकी करेंसी, उसको चेक करें। साथ ये भी जोड़ दिया कि रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले। कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। अभी अनाउंस हुआ था कि जी जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? आप सबको पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं देते? अभी
आप उधार पर पेट्रोल लाकर वज़ीर-ए-आज़म अगर ट्वीट करेगा तो मुझे बताएं कि वो कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब इतना अरसा पहले कह गया, आप कर्ज पे कर्ज उठा रहे हैं। जिस IMF से पिछली हुकूमत ने 2016 में जान चढ़वाई और अवार्ड पाया कि दुनिया की जो ऐसे ममालिक हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, उनमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने IMF से निजात हासिल की थी। आपने फिर मुल्क को उठाया और IMF की झोली में डाल दिया। अभी तो आपकी लेस्को, पेप्को और जितनी ये आपकी डिस्कोज हैं, ये सब की सब प्राइवेटाइज होने जा रही हैं। IMF की शर्तों में एक शर्त ये शामिल है, IMF की शर्त में बिजली के रेट, गैस के रेट बढ़ाने की शर्त शामिल है। 200 रुपये जिसको बिल आता है, कम से कम जिसको बिल गैस का, अगर आपको पता हो मीटर बंद भी रहे तो 200 रुपये बिल आता है। 280 रुपये जिसका बिल आता है उसको 1800 रुपया बिल आएगा। बिजली के रेट रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते हैं। अच्छा, बिजली और बहाना ये बनाया जा रहा है 2.51 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। ये हर रोज क्या जवाब इन्हें मिल जाता है, मुझे नहीं समझ आती आमिर भाई। अभी तो आपकी बिजली की आप ये समझे कि बिजली की पैदावार आधी रहेगी। मौसम बदला और इसमें मौसम के बदलने से बिजली की जो खपत है वो कम हुई। यानी लोगों के अगर फ्रीज़र और फ्रिज चलता था तो एक पे कर लिया उन्होंने, AC नहीं चलता तो पंखे पे आ गए। अब तो पंखा भी नहीं है, अभी भी आप रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्यों? कि आपने काम ही नहीं किया। आपको पता ही नहीं था कि गैस का किस वक्त मंगानी है और जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उनको LNG पर कैसे चलाना है, उसके लिए क्या इंतज़ाम करने चाहिए। बिल्कुल एक ऐसी आप टीम समझे जो कि टीम है, इसको टीम कहना ही हमाकत है। एक ऐसा कप्तान हम पर जो है इस वक्त मौजूद है जिसको कुछ पता नहीं है कि उसके पीछे कौन सा प्लेयर क्या खेल रहा है और उसके साथ बैठने वाला शख्स क्या मफादात रखता है। वो बिल्कुल बेगाना है महंगाई से, वो बिल्कुल बेगाना है लोगों की परेशानी से, अमन व अमान से, लोगों की हेल्थ फैसिलिटी से, एजुकेशन फैसिलिटी से। मैं नहीं मानती। आप मुझे बताओ, मैं सुबह मस्जिद नमाज पढ़ने गया, कल की बात है, तो मुझे मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि जी हमारे मौलाना साहब हैं, इनके एक रिश्तेदार हैं, उसके 1085 नंबर आए हैं, तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी कॉलेज में। तो मैंने कहा जी आप 1100 नंबर वाले जो मौजूद हैं उनको नहीं मिलनी इस दफ़ा स्कॉलरशिप। आप क्या बात करें 1085 की, कभी मिला करती थी जब बच्चे पढ़कर लोग रिलेट भी करते हैं ना उस दौर से कि जब ये हमारी नस्ल को वो अफ्यून लगा रहे हैं, वो चर्स लगा रहे हैं, वो नशा लगा रहे हैं कि बगैर पढ़े बगैर इम्तहान दिए आपके नंबर्स आ सकते हैं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले आपने भी डिस्कस किया होगा, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में नहीं था शायद, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो इम्तहान ना लेने के लिए मुजाहरे कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही और कह रहे थे जी कोरोना बहुत फैले, और उन मुजाहरों में वो बच्चे जो थे बगैर मास्क के, बगैर किसी एहतियाती तदबीर के मुजाहरा कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने उसकी बात मानी, शफकत महमूद ने उसकी बात मानी, इमरान खान ने बात मानी, उस्मान बुज़दार ने बात मानी और उन बच्चों को बिना इम्तहान पास कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब नतीजा देख लें, ये जो बच्चे आएंगे जिन्होंने जो अंग्रेज़ी हमारी इस वक्त सरकारी ज़ुबान है जिसको हम अभी तक उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर सके, उसमें पास नहीं हुए, उर्दू में पास नहीं हुए, इस्लामियात में पास नहीं हुए, और उन्होंने जितने लाजिमी मज़ामीन थे उनको सबको छोड़कर सिर्फ वो जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उनका इम्तहान दिया और उसकी बुनियाद पर आपने उनको 1100 नंबर दिए। ये आप कौम को किन लोगों के हवाले करने जा रहे हैं? ये आज से 10-12 साल पहले बाद जब ये लोग आएंगे उस सतह पर, जब ये कोई सेक्रेटरी होगा, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोई सियासतदान होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई साफ़ी होगा, तो फिर क्या हालात होंगे। और ये बग़ैर पढ़े लोग जो हैं इस मुल्क पर जब मुसल्लत होंगे तो क्या जहालाना माशरा जो है वो तश्कील देंगे। तो खुदारा हाथ जोड़ने को दिल करता है मेरा तो कि आप लोगों को अगर नहीं समझ है मुल्क चलाने की तो आपको इस मुल्क की बागडोर संभालने का कोई हक नहीं था। बिल्कुल सही। आपको ये हक ही नहीं था कि आप इलेक्शन में भी हिस्सा लेते। और ये समझबूझ ना होने की वाज़ेह मिसाल है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, वो चाहे सेहत है, तालीम है। आमिर भाई, क्या हम समझें कि हमारे यहाँ वसाइल भी महदूद होकर रह गए हैं कि अब हम इन चीज़ों को बढ़ाने के बजाय जितना कम कर सकते हैं। अब इस बात को अन्ना इस तरह से समझो कि इस मुल्क से बरकत उठ गई है। सही क्या आपने? अब ये बरकत क्या है? बरकत ये है कि कभी हम चंद 2 कमरों के घर में रहते थे और 8-10 हम लोग थे, एक वॉशरूम हुआ करता था, लेकिन कभी किसी को कोई तंगी नहीं थी। सही कह रहे हैं। आज मैं जिस घर में रहता हूँ 4 वॉशरूम है, 3 लोग हैं।
लेकिन इसके बावजूद हमें कभी कभार जो है ऐसा फील होता है कि जैसे यार ये भी कम है, और भी ऊपर एक छत होनी चाहिए, अभी और कमरे होने चाहिए, स्टोर छोटा है, बेबरकती है, ऐसी बेबरकती है। और ये आपके रिस्क में भी उठ और कम पैसों में रिस्क ज्यादा था। अन्ना बच्चे 1 किलो गोश्त पकता था तो वो पूरा घर खाता था 2 टाइम। अभी आप 1 किलो गोश्त पका के देख लें, चले मुझे बताएं उसमें बरकत रहेगी? बिल्कुल सही। ये बरकत इस मुल्क से उठ गई आपकी। मैं कल कह रहा था कि जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी तनख्वाहें आधी रह गई हैं, क्योंकि महंगाई इस शरह से बढ़ गई कि आप पीछे रह गए और तनख्वाहें जो हैं वो वहीं की वहीं रहीं। अब वो आधी रह गई तो उसमें गुजारा मुश्किल हो गया उन लोगों का जो कि पहले ही बहुत डिप्राइव है। शुक्र है कि हमारे अदारे ने तो खैर जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनके लिए बड़े अच्छे पैकेज का ऐलान किया है, और ये इस तरह के बाकी इदारों को भी जो है इस तरह के पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए। ये महंगाई अलाउंस हर इदारे में मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा कदम है कि इसको ऊपर तक भी आना चाहिए। बिल्कुल आपने हमारे तक नहीं आया। महंगाई हमें भी इफेक्ट करती है। महंगाई जो है वो सब लोगों को इफेक्ट करती है। जो बिजनेसमैन है, आप आज जाकर किसी बिजनेसमैन से पूछ लो, फायदा उठा लिया आमिर भाई आपने। नहीं है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन है क्या उसको महंगाई ने इफेक्ट नहीं किया? बिल्कुल, उसका कारोबार कम हुआ है। मुझे बताएं, पेट्रोलियम वाले एसोसिएशन जो है, जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये बड़े अमीर लोग होते हैं जिनका पेट्रोल पंप होता है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है, महंगाई इस लेवल की हो गई है ना कि हर तबका उससे मुतासर हो रहा है। आपके जितने तो फिर अगर मैंने ये कह दिया कि हम भी हो रहे हैं तो इसमें सुनाने वाली बात नहीं थी। हम सब हो रहे हैं। बिल्कुल सही। जो उस्ताद हैं वो हो रहे हैं, मेरी बेगम उस्ताद है, वो महंगाई से परेशान नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर्स हैं वो परेशान हैं। लोग दवाई लेना, आप हैरान होंगे कि मैंने अपने डॉक्टर से बात होती थी तो उन्होंने कहा कि लोग अब कम आते हैं हमारे पास, लोग अब जनरल स्टोर्स पर और मेडिकल स्टोर्स पर जाकर डायरेक्ट दवाई लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं छोड़ो यार डॉक्टर को, डॉक्टर की फीस क्या 500,000 100 रुपया डॉक्टर की फीस, 200 रुपया वो नहीं दे, वो कहते हैं 100 रुपये में दवाई दे देगा मेडिकल स्टोर वाला, और जो मेडिकल स्टोर वाला है वो किसी नाम से बैठा है वो आपको दे भी देता है। ऐसे उसको कहे जनाब मुझे इधर दर्द हो रही है, जनाब मुझे ये पेट में फारा हो गया, जनाब ये गोला सा घूम रहा है, वो आपको एक चुटकी चूरन की देगा, कोई दवाई देगा। आए कि कौन सा जनरल ये मेडिकल स्टोर है जहाँ से ये दवाई अवेलेबल नहीं है, वो आपको उसको कोई बीमारी कैंसर से लेकर नज़ले ज़ुकाम तक की दवाई वो दे रहा है बंदा, जिसकी अपनी बेचारे की एजुकेशन शायद मैट्रिक होगी। तो फिर लोग क्या करें? लोग बचत करने के लिए डॉक्टर के पास जाना छोड़। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को तमाम बीमारियों से महफूज रखे और ये डॉक्टरों से बचा के रखे। महंगाई तो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन ज़रूर अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, रहम करे। डॉक्टर जावेद अकरम के साथ हम एक स्पेशल सेगमेंट डेंगू पे कर चुके हैं, लेकिन बच्चे किस तरह से डेंगू में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है, आज हमने इस पर एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जो कि 11:05 पर हम ऑनर करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। मैं ज़रूर कहूँगी कि एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है, तो ज़रूर सब लोग एहतियात कीजिए। बाकी जो लोग हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से क्योंकि हर रोज़ अपडेट करते हैं कि बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है मुतासर हो रही है, तो डॉक्टर साहब हमें जब ज्वाइन करेंगे तो बताएंगे किस तरह से आप मज़ीद जो है एहतियात कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जी अगली खबर हमारे पास है, सारिफीन खबरदार हो जाए, यानी कुछ भी कर लें, आप पैसे लगा लें, आप भारी भरकम बिल अदा कर ले, सारिफीन ने ही परेशान होना है, सारिफीन को ही होशियार रहने की ज़रूरत है। अब जी नई चीज़ क्या है, नए बिजली के कनेक्शन के लिए जाली डिमांड नोटिस जारी होने लगे हैं। कौन जिम्मेदार है आमिर भाई? कौन से? हम जिम्मेदार हैं जी, मैं जिम्मेदार हूँ, छोड़ने कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं हंस रहा था। मतलब पैसे आप डिमांड नोटिस, आप देखें कि ये डिमांड नोट से है, मैंने एक घर का मीटर लगवाना है अपना, आजकल मैं वो नहीं लगवा सका अभी तक, उसका मैंने डिमांड नोट भी करा लिया। आपको सरकारी दफ्तर में ही जाना पड़ता है उसके लिए ना, लेस्को के ऑफिस में ही जाना पड़ता है, जिसको मैं सरकारी दफ्तर समझता हूँ। चले अभी तक तो वो IMF के कहने पे उसको प्राइवेटाइज नहीं किया गया, लेस्को के ऑफिस में चला जाता हूँ, वहाँ से जाकर मैं चीज़ें लेता हूँ। असल में जालसाजी वहाँ पे हो रही है, और बैंक की जाली मोहरें कहाँ से आई हैं? यहाँ पे लोगों ने सफारत खानों की जाली मोहरें बना ली। आप मुझे बताएं, जाली मोहरों के वीजा आप पकड़े नहीं जाते, लोगों के वीजा जाली वीजा था, कुछ निकल जाते होंगे, कुछ पकड़े जाते होंगे, ऐसे ही ऐसे ही। तो आप कह रही हैं कि बैंक की मोहर कैसे बन गई? और भाई अनारकली में जाएं, नीला गुंबद में, और वहाँ से आप जिसकी चाहे मोहर बनवा लें। हाँ,
आप जाएंगे तो आपको आम शहरी को कहेंगे जनाब आप वो सर्टिफिकेट लेके आएँ, आप बला चीज़ लेके आएँ, हमें हिसाब देना पड़ता है, लेकिन उसी को आप 400-500 रुपये नीचे से लगाएं, आप बैंक के छोरे मैं प्राइम मिनिस्टर की बनवा लें। अच्छा जी, हम कहते हैं कि सिस्टम ऑनलाइन हो जाएं तो क्या कमाल हो जाता है, इसमें फिर धांधली नहीं हो सकती, इसमें फिर गैर शफाफियत नहीं रह जाती, या तो ऑनलाइन पे आमिर भाई सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो ऑनलाइन तो आप सबसे बड़ा मसला ये है कि हैकिंग का, आपको भी पता है पूरी दुनिया इस पे परेशान है, क्या क्या चीज़ हैक नहीं हुई, जितनी लीक्स आई ये क्या थी? बिल्कुल सही कहा आपने, हैकिंग ही है ना, कंप्यूटर के अंदर से लेना तो बड़ा आसान काम है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका आपने खैर तस्करा तो नहीं किया, इशारा दिया, वो भी यही चीज़ है, उसको हैक कर लेना आसान होगा। हैक करने के बाद मेरा ख्याल है कि दुनिया के रॉ के मुसाद के इस तरह के हैकर्स बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनवा लिया करेंगे। सही कह रहे हैं। वो फिर हमारी मर्जी से नहीं बनेगी, उनकी मर्जी से बनेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन इतने वोट कास्ट करवा देंगे कि आप परेशान होंगे कि ये बंदे तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, चले गए, उनके वोट कैसे कास्ट हो गए, उनको कौन वेरीफाई करेगा, उनकी शनाख्ती कार्ड भी मौजूद होंगे, तस्वीरें मौजूद होंगी, बट आप जो हैं दोबारा परेशानी में मुबतला होंगे और आप सोचेंगे हुकूमत कैसे आ गई। मुझे सिर्फ ये बता दें, जिसने नया कनेक्शन लेना है, सारिफ ने पैसे जमा कराने हैं, वो बहुत सारी जालसाजी का शिकार हो जाए। बहुत सारी तस्दीकें ऑनलाइन में मैंने आपसे कहा, मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसमें आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगे जाते, उसमें से आपको एक वो दिया जाता है चलान, वो चलान आप अगर लेस्को ऑफिस में बैठे एजेंट को ना दें और खुद जाके बैंक में जमा करा दें तो जालसाजी कहाँ से होगी? अगर मैं लेट से जो मेरा बैंक है जहाँ मेरा अकाउंट है वहाँ मैं जाऊँ तो पहली बात तो आपको BCO लोग आपको पहचानते होंगे, आप उनको जानते होंगे, वहाँ से तो आपको जालसाजी नहीं हो सकती, बिल्कुल जाली स्टाम्प तो नहीं लगेगी, वहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगी सारी चीज़। असल में हम लोग जो सहूलत ढूंढते हैं ना, ये 100 रुपये 200 रुपये में यार देखे बारो बार काम करा लें, बैंक की लाइन कौन लगे, ये मसला है। ये मसला हमें जालसाजी में जो हंस रहा था ना इस खबर को पढ़ के, उस और मैंने शुरू में ही कहा कि हम जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करूँ, बैंक में जाऊँ, चलान फॉर्म जमा कराऊँ, उसके बाद डिमांड नोट जाके SDO से ले लूँ, तो क्या फर्ज है, क्या उसमें कोई आपकी थोड़ी सी खुद को आप जो है वो जहमत दे दें तो ये कौन देगा? ये तो एजेंट पासपोर्ट बनाना है, एजेंट के पास चले जाएं, बिल्कुल सही कहा, कार्ड बनाना है। अच्छा आमिर भाई, मुझे बता दें, पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर जो महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज करी है, इसका कोई फायदा होने वाला है या नहीं? कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का अगर आपको याद आ जाए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। 3 साल गुजर गए, लोग पिस गए, लोग इस अपोजिशन से मायूस हो गए, बिल्कुल कुछ किया नहीं इन्होंने, मासवाए चंद लोगों के, वो अपने आप को बचाने में लगे रहे थे आमिर भाई। और सर अपने आप को बचाएं, लेकिन जो लोग शफाफ हैं वो तो सामने आए। अब अपोजिशन जो है वो अभी अगर करेगी भी, इन्होंने शुरू किया था, अगर आपको याद है तो आज से 2 साल पहले उसकी कंटिन्यूटी रहती, अगर PDM उसी तरह से मुत्तहिद रहती, पीपल्स पार्टी को ना जाने दिया जाता। अब ये सियासी बातें हैं, इनको यहाँ पे क्या डिस्कस करना सुबह सुबह, लेकिन ये इन्होंने बहुत देर कर दी। मेहरबान आते आते महंगाई का तूफान कहाँ से कहाँ निकल गया, और अभी तक भी आप असेंबली की दूर तक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जब बाहर निकले तो माजरत के साथ हमजा साहब जो हैं वो नीला गुंबद तक नहीं जा सके। सही कहा। असेंबली के अंदर मुजाहरा करना बड़ा आसान है, महफूज एक जगह है, उसके अंदर आपने मुजाहरा कर भी लिया तो क्या किया। और वहाँ पे जो कारकुन नीला गुंबद में गए थे वो तो आपको देख भी नहीं पाए थे, आप नहीं पहुँच सके। इसी तरह बहुत सारे लीडर्स हैं, आप जलसे करते हैं, आप महंगाई के खिलाफ निकलें, बाहर निकल कर लोगों को बताएं, करें मार्च। कब करेंगे आप मार्च? जब लोग महंगाई के हाथों मर जाएंगे, जब कब्र में पहुंच जाएंगे हमेशा के लिए अजली सुकून लेने के लिए इमरान खान साहब के बकोर, तब आप आएंगे बाहर। तो भाई वो जो हम लोग जो हैं, हम तो ये अपोजिशन के लिए ये कहते हैं कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, तो आप वज़ू कर रहे हैं ये वाला ना। सही कहा आपने। हम मर गए, जनाजे हमारे पढ़ दिए गए, लेकिन आप अभी तक जो है असेंबली के अंदर ही प्रोटेस्ट करें, अपने ही चंद लोगों के अंदर हू हा करें कीमती कपड़े पहनकर। इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो बाहर निकलें। अच्छा, लोगों ने अपोजिशन से भी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, अब उनकी अपोजिशन से भी खैर कोई उम्मीदें नहीं है, और फिर जिस तरह से ये एहतजाज किया जा रहा है इससे तो कुछ होने वाला नहीं। इसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने टाइमली रिएक्ट नहीं किया। मैंने मुख्य वाली बात इसीलिए की थी कि अगर ये टाइमली रिएक्ट करते, जब इनका मोमेंटम बना हुआ था उस वक्त, अब माजरत के साथ पता नहीं क्या मैं बोलने लगा हूँ, लेकिन जब PDM सिंध से चली थी और लाहौर तक आई थी तो हम उसमें जो है हमारी इस वक्त पंजाब की जो अपोजिशन है वो उसमें शामिल नहीं हुई थी।
उसने उसको अगर उस वक्त ज़रा धक्का दे दिया जाता तो शायद ये 2 साल जो हम महंगाई से पिसे हैं ना पिसते। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात उस वक्त सुन ली जाती और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त उसमें शामिल हो जाते। आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस वक्त लीडर वही हैं क्योंकि दूसरे लीडर तो बाहर हैं, तो इस वक्त यही मौजूद हैं। तो ये अगर टाइमली फैसले कर लिया करें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब तो टाइमली कुछ हो भी जाए तो पानी सर से गुजर चुके हैं आमिर भाई। अब आवाम का अब तो हम IMF में डूब गए। अब तो IMF अब जो हुकूमत लेगा, मैं ये समझता हूँ कि आने वाली जो भी हुकूमत, अगर हुकूमत होगा वो ना सिर्फ भुगतेगा बल्कि आवाम की गालियाँ खाएगा। क्यों कि IMF को जिससे हमने 2016 में जान छुड़ाई थी, और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, मैंने पहले जिक्र किया कि वाहद कंट्री थे जिन्होंने IMF को तमाम कर्जा अदा करने के बाद गुड बाय IMF, ये उस वक्त के अल्फाज हैं जो अखबारात में छपे, और बहुत हमारे जो अंग्रेज़ी का सबसे मोतबर अखबार है उसकी ये हेडलाइन थी, गुड बाय IMF कर दिया था। उसके बाद ये गवर्नमेंट आई, इसने IMF से कर्जे लिए, और मज़े की बात यह है कि अभी तक ये गवर्नमेंट कहती है IMF से कर्जे इसलिए लिए कि पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, तो उन्होंने तो अदा कर दिए थे, अदा करके गुड बाय कर दिया था। आपने जो सब कुछ खराब हो रहा है ना वो पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है, इनकी वजह से कुछ जो नहीं करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये इसी तरह से हमने ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे जी। हम अगली खबर की तरफ आएंगे। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है, इस खबर को हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ सुई गैस कनेक्शन बंदी आयद करने का फैसला किया गया है। बहुत सारे मैसेजेस जो हैं हमें हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर जो है सिटी 10 के मौसूल हो रहे हैं कि जी मुल्तान रोड है, कौन कौन से इलाके हैं जी जहां पर, मैं अभी देख लेती हूँ और आपके साथ लिस्ट भी शेयर करूंगी कि गैस जो है वो अभी से नहीं आ रही है। और उसके बाद सितम ये है गैस कनेक्शन पर भी पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। तो जी जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो लोगों की मुश्किलात इस हवाले से भी बढ़ जाती हैं। महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, कैसे लोग बाहर का खाना अफोर्ड करेंगे। डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी हमने आपको जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। तमाम टीचिंग अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आमिर भाई ये कमेंट चाहिए, फिर हम सुई गैस वाली खबर की तरफ चले। मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था, और अगर अमन अमान का मसला उसके लिए पुलिस है, तो अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये कहता हूँ कि रेंजर्स का काम जो है वो सरहदों की हिफाजत, ये पहली हमारी डिफेंस लाइन होती है, तो उसको अवाम के इश्यूज़ में जो है शामिल नहीं करना चाहिए। और इसके लिए अवाम के जो लोग हैं जो अवाम की पुलिसिंग के लिए हैं उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए। अव्वल तो सियासी गवर्नमेंट जो है वो मुजाहरे हों, धरने हों, मुज़ाकरात, शहीद हो रहे हैं जो हमने अभी माजी में बात को ज़रा समझ लें। मैं उस हंगामों की तरफ नहीं जाना चाहता ना। काम देखें, पहली बात तो यह है कि सियासी गवर्नमेंट है, सियासी गवर्नमेंट हमेशा टेबल पर बात करती है, मुज़ाकरात से बात चलती है, मारा मारी नहीं होती। हमें कायदे आज़म ने यही सिखाया। उन्होंने कोई मारा मारी नहीं की, कोई उन्होंने सत्याग्रह की तहरीक नहीं चलाई थी, कोई उन्होंने जो है तर्क मवालात की तहरीक नहीं चलाई थी। ये वो नाम है जो अब शायद नई नस्ल को भूल जाए, लेकिन हमें याद है। इसलिए तो वो उसमें निगोसिएशन यानी टेबल टॉक वो सबसे अहम चीज़ है। आपने जो वादे किए हैं किसी के साथ वो उसको पूरा करें, और जब वादे पूरे करेंगे तो आपको ये नहीं होगा। हाँ, तसादम इसलिए होता है कि जब आप लोगों को पुरअमन मुजाहरा भी नहीं करने देते हैं। तसादम अभी लोग अगर कहीं बैठे हैं तो उनसे पूछें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या मसला है। जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए। जो उनकी दूसरी बातें हैं जिनको आप ये समझते हैं कि नाजायज़ है, उस पर आप उनसे डायलॉग करें, किसी मौके किसी ऐसी जगह पर पहुंचाएं उनको भी और ख़ुद को भी, कि वहाँ पे 0 पॉइंट ना हो। असल में मसला ये है कि जब हम डेड एंड पे पहुंच जाते हैं और हम हरदर्मी का मुजाहरा करते हैं जो कि गवर्नमेंट्स नहीं किया करती, तो फिर यह तसादम होता है। जब तसादम होता है तो जो सामने वाला है वो तो फिर नहीं देखता है कि कौन पुलिस में है, कौन किसी और शोबे में है, किसी और महकमे में है, किसी और डिपार्टमेंट में है। आपने अक्सर देखा कि सिविलियंस का भी नुकसान हो जाता है, जो बेचारे ना उधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, लेकिन नुकसान फिर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, आपने एक कमेंट मांगा था तो मैंने अपने दिल की बात कह दी कि हमें रेंजर्स को इस जैसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके खातर खा नताइज जो है या फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। हमें निगोसिएशन की तरफ, टेबल टॉक की तरफ जाना चाहिए, और जो मुतालबात हैं उनमें से जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करें, और जो उनके नाजायज़ हैं उस पर उनके
साथ गुफ्तगू शनीद जारी रखें। हम जी दुआ ताकि गो हैं कि बैठ के आराम से, जैसे कि आमिर भाई कह रहे हैं, टेबल टॉक होनी चाहिए और ये मामलात खुश उसलूबी से सरंजाम पाने चाहिए ताकि किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अच्छा जी, अब आवाम का नुकसान किस तरह से हो रहा है? हमने बात की कि कहीं पर अगर लेस्को की बात की है जाली कनेक्शन के नाम पर, जाली डिमांड नोटिस के नाम पर, और अब सुई गैस की अगर बात कर लें तो 27 लाख सारिफीन कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ इन सर्दियों में अभी से लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी। अभी तो अच्छा खासा मौसम तब्दील होना है, गैस कनेक्शन ही जो है वो नहीं मिलेंगे, उस पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है। जिनके गैस कनेक्शन है वहाँ गैस नहीं आ रही है, शिकायत है। जी आमिर भाई। देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम हैं, पहले हम हैं, फिर गवर्नमेंट है। पहले हम इसलिए हैं कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा। इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये हमें फॉर ग्रांटेड नहीं, हम इस गैस को हम ये समझते हैं कि ये मुफ्त का माल है, इसको जलाएं, क्योंकि इसका बिल बहुत कम आता है। अब तो नहीं कम आता। नहीं, अभी भी कम आता है, अभी भी कम आता है। जिसको मैंने बताया सुबह 200 रुपये और 280 रुपये रेट गैस का बिल आता है, उनका 1800 रुपये आएगा, तब ज़्यादा आएगा। इसको 280 रुपये महीना जो देते हैं ना, वो चूल्हा जला के तो उस पर ऊपर हाथ सेकते हैं। ये बात समझे ज़रा। सही। अच्छा, फिर अभी तक कन्वेंशनल हीटर चल रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाए। कन्वेंशनल गीजर चल रहे हैं, उनके इश्तहारात चल रहे हैं, बिल्कुल उन पर पाबंदी लगाए। एफिशिएंट गीजर्स आ गए, एफिशिएंट आपकी हीटर्स आ गए। जो हीटर्स तो पहले बिजली से चलते हैं, फिर आप लोगों का खर्चा करा रहे हैं आमिर भाई। नहीं, लोगों का खर्चा नहीं करा रहा, बचा रहा हूँ, गैस को बचा रहा हूँ। अच्छा, आपकी जितनी दूध दही की दुकानें हैं वहाँ पे डायरेक्ट बर्नर्स लगे हुए हैं, और वो पैसे दे दिला के तंदूर वाले और ये दूध वाले और इस तरह के जो काम करने वाले हैं, मिठाइयाँ बनाने वाले, वो गैस के महकमे के बंदे को, जो कि प्राइवेट होते हैं मीटर लगाने के लिए, शायद लोगों को ये नहीं पता कि वो सरकारी नहीं होते, ठेकेदार है वो ठेकेदार को दे के तो कहते हैं जनाब है बड़ा जरा पाइप का वो रख दें, इंची का 2 इंची का, पता नहीं ये उनकी लैंग्वेज है। अब वो ज़्यादा आएगी, तो डायरेक्ट गैस को जलाते हैं वो, और वो हमारा खजाना जल रहा है। ठीक है। और बरह रास्त क्या हमने उनको मजबूर किया कि एफिशिएंट बर्नर्स लगाएं वो लोग, ताकि जो दूध को उबाल आना है वो उससे आए तो गैस आधी खर्च होगी, उनका खर्च भी कम होगा। सही नहीं, जब हमने ये इकदाम ही नहीं किए, जब आवाम ने भी खुद अपने बारे में नहीं सोचना, हुकूमत ने भी इनके बारे में नहीं सोचना, तो फिर गैस महंगी से महंगी तर होती चली जाएगी, कनेक्शन पर पाबंदी लगती जाएगी। मुझे बताएं, जो नई सोसाइटीज़ बनेगी उनको गैस फिर कहाँ से मिलेगी? जो लोग अब हमारे बाद आने वाले हैं, जो हम लोग तो अब जाने वाले हैं, हमारे बाद जो आने वाले हैं, वो बेचारे किस हालात में ज़िंदगी बसर करेंगे? बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ से हम ख़त्म करके चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? पहले ही हमने जुल्म किया, गाड़ियों में गैस डालकर उसको जला रहे हैं, जुल्म था जो कि होने दिया गया। यहाँ पे कुछ ऐसे तबकात हैं जो कि हर चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो अभी भी लोग जो घर में चूल्हा जलाते हैं, अभी आप मुझे जिक्र कर रहे थे उस बच्ची का, जिसका मुल्तान रोड से मैसेज आया था, तो मुझे बताएं, जो ये आबादियाँ हैं वहाँ बेचारों का क्या कसूर है? वो तो अब मिट्टी का तेल जो आप हर आने वाले दिन में महंगा कर रहे हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, महंगी एलपीजी कर रहे हैं वो नहीं खरीद सकते। इस्तेमाल कर सकता सिलेंडर खरीदना तो एक तरह का बम है जो आपने अपने घर पे रखा हुआ है। कितने हादसा हुए? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कोई चेक नहीं है उस सिलेंडर के ऊपर भी। अभी आपने सिलेंडर की बात की, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये चीजें जैसे मौसम तब्दील होगा मजीद बिगड़ेंगी। हीटर्स पर पाबंदी लगा दें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ, ये आपने अच्छी तजवीज पेश की। गर्म कपड़े पहने, अगर सर्दी से बचना है। मैंने आज तक, इतनी उम्र हो गई, आज तक घर में हीटर नहीं जलाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये चीज़ें लोग मैनेज गैस का हीटर नहीं जलाता कि बहुत मुश्किल है जी, जिस तरह से महंगाई होती चली जा रही है, सबके लिए अपना गुजर बसर करना, तो आप लोगों को खुद ही ये चीज़ें मैनेज करनी होंगी। आपके लिए आसानी कोई नहीं पैदा करेगा। खैर, आज के दिन जी हम ये किस तरह से भूल सकते हैं? बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर भी मरियम नवाज साहिबा की, क्योंकि आज बर्थडे है, 28 अक्टूबर है, तो सभी लोग उनको विश कर रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी 10 टीम की जानिब से और आमिर भाई की जानिब से भी। बिल्कुल, मेरी जानिब से मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको बहुत बहुत उनके जन्मदिन मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह हशाश बशाश और जवान नज़र आती रहें और लोगों के दिल जलाती रहें, और इसी तरह से अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर तस्वीरें बनाएं। बड़ी मज़े की तस्वीरें लगती हैं जब मरियम नवाज़ की आती हैं, तो अक्सर मुझे जो है दोस्त भेज देते हैं। आयशा कह रही है मुझे दिखाने भी दें। जी आयशा, आप दिखा दें, फिर हम एक बार फिर से विश दिखा दें।
तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह से हमेशा मुस्कुराता रखे, जैसे कि आमिर भाई ने कहा और इसी तरह कुछ लोगों की अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने आमिर भाई ऐसी पर्सनालिटी बनाई होती है कि उनकी पर्सनालिटी के गिर्द एक हसार होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। शाज नजर आए, मैंने तो कहा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको एक बार फिर से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम देख रहे हैं कि मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर किस तरह से मरियम नवाज की पिक्चर्स लगा के जो है उनको विश किया जा रहा है। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमिर भाई अब हमें आपसे इजाजत चाहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने बात करनी है अपने सेगमेंट में बच्चों में जो डेंगू बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, आपने किस तरह से अपने बच्चों को महफूज रखना है। ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अपडेट हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज जो है 24 घंटों में कितने मरीज़ जो हैं डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं और जो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आदाद व शुमार आते हैं भी डेंगू की वजह से हार चुका है। स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में डेंगू किस कदर ख़तरनाक है। जैसा कि हमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने एक चीज़ वाज़ेह की थी कि नॉर्मली ये बच्चों को ही होता है, दूसरे ममालिक में अगर देखें हमारे यहाँ नौजवानों में ज़्यादा तादाद है, लेकिन चूँकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। एहतियात इसकी क्या है, क्या बच्चों में इसकी अलामात डिफरेंट हैं और बच्चों में ये कितना ख़तरनाक है, बचाव कैसे मुमकिन है, आपको किस तरह से खुराक, क्योंकि जिन लोगों को डेंगू हुआ है बाद में वो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को किस तरह से आपने अच्छी ग़िज़ा के साथ वो रिकवरी फेज से गुजारना है और फिर बच्चों का इलाज मुआलजा किस तरह से हो रहा है, होना चाहिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा शहर के दीगर अस्पतालों में या फिर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास अगर जाते हैं तो किस तरह से आपने जी डेंगू का इलाज करना है। आप एक वो पैनिक की सी सिचुएशन होती है, लोग ड्रिप्स पे ड्रिप्स लगवाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया से हम देख रहे हैं पपीते के पत्ते, डिफरेंट पाउडर अवेलेबल हैं, तो ये सब प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, डॉक्टर सलीम नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट है YDA चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू मैडम, आपने इतने एक ज़रूरी टॉपिक पे मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो डेंगू है वो बेसिकली जैसे आपने पहले ही बता दिया कि जावेद अकरम साहब ने बताया, बच्चों में बहुत हद तक फैल सकता है। और आज जैसे कोरोना की बीमारी में हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला का एक एहसान रहा कि बच्चों में बहुत कम मिकदार में कोरोना जो है वो तशख़ीस हुआ, लेकिन बाद में बच्चों में भी केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और उसकी जो सीरियसनेस थी वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इसी तरह डेंगू जो है नौजवानों में ज़्यादा था, लेकिन अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है। रोज़ाना तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से जो है ना, अब एक और इशू ये भी आ जाता है कि जब इस तरह की एक वबा या एक वो कैफियत होती है, तो अगर किसी बच्चे को किसी भी वजह से बुखार होता है। हाँ, तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर सलीम नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रोज़ाना कितने बच्चे आ रहे हैं डेंगू में मुब्तला? यूजुअली जो हमारी इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, मोर देन 100 जो होते हैं, उनमें से सस्पेक्टेड केसेस होते हैं जिनको हम डेंगू के सस्पेक्टेड केस कह के वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं। पहले हमने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वार्ड बनाया था जो डेंगू के लिए अलग से था, लेकिन अब हमें एक मेडिकल वार्ड को अलग से मेडिकल वार्ड को खाली करके उसको भी हमने डेंगू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। स्पेसिफिकली डेंगू के लिए मरीजों के लिए डिक्लेयर किया गया। हाँ जी बिल्कुल, वो पहले भी एक वार्ड था, लेकिन एक मेडिकल वार्ड को भी जो हमने ख़त्म करके उसको स्पेसिफिकली डेंगू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और फिर आपको पता है जब तक सस्पेक्टेड केस को कंफर्म, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें टेस्ट होने में और फिर उसकी जो सीरोलॉजी है। आपने कहा कि जी सस्पेक्टेड केसेस जिनको लैदा किया जा रहा है, तो हम आपके पास तमाम इंतजामात हैं, टेस्टिंग से लेकर अद्वियात, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्योंकि पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन भी, और ये एक ऐसा सेंटर है जो जहाँ से गवर्नमेंट जो है
जो भी गाइडलाइंस होती हैं यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट होती हैं, बाद में आगे पूरे पंजाब के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट टेस्टिंग से लेके इलाज और उसकी तो सारी सहूलियात मुयसर हैं। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बेड्स की कमी, उसकी वजह ये होती है कि और दीगर हॉस्पिटल से भी हमें यही शिकायत मिल रही है कि बेड्स की कमी तो इसलिए भी आ जाती है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अपना रेफरल बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट इवन फ्राम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी पेशेंट आते हैं। सही। तो जब इस तरह के पेशेंट्स डिफरेंट डिजीज़ के साथ आ रहे होते हैं, तो अगर एक स्पेसिफिक डिजीज़ डेंगी जो कि और हॉस्पिटल्स में भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने लाहौर जनरल हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल या बाकी वहाँ पे भी अगर डेंगी के लिए, या जैसे एक्सपो में इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो बच्चों के लिए चलें ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर बेड्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अपने हर बेड पे 2-3 मरीज़ होते हैं ड्यू टू सो मच रेफरल। अवाम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपनी बीमारी की तशखीस, इलाज के लिए पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से आ रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बच्चों के लिए डेंगू कितना खतरनाक है? खुदा न खास्ता ये जानलेवा भी हो सकता है अगर बर वक्त तशखीस और इलाज शुरू ना हो? सबसे बड़ी बात है तशखीस, क्योंकि बच्चे, बड़ा जो शख्स है उसे आइडिया भी होता है कि मुझे मच्छर काट गया है। बड़ा आदमी ये भी बता सकता है स्पेसिफिक सिम्टम्स कि मुझे जो बुखार है, कितना बुखार है, मुझे जो इसकी मेन अलामात हैं, जिस्म में दर्द है, बुखार है, आंखों के पीछे दर्द है, ये सारी अलामात हैं जो एक आम आदमी या एक बड़ा बच्चा बता सकता है। छोटे बच्चे जो सेंसिबल हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं बता सकते, वो बताते नहीं हैं। उन पे जो होती है यूजुअली जो हमारे पास भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनमें लेट डायग्नोसिस की वजह भी यही होती है। हालांकि माँ बाप कंसर्न होते हैं, लेकिन चूंकि वो अपने नियर बाई डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स को चेक करा रहे होते हैं, और इस तरह की पेंडेमिक या इस तरह की जब एपिडेमिक फैल रही होती है उसके दौरान इश्यूज भी यही आते हैं कि मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हर मदर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बच्चे को बुखार होता है, मतलब गला ख़राब नहीं है लेकिन सिंपल बुखार है, बच्चे को जिस्म दर्द या रैश है या इस तरह की अलामात हैं, पेट दर्द, लूज मोशन, इस तरह की कुछ अलामात हुई हैं, तो नियर बाई डॉक्टर को फ़ौरन चेकअप करवाएं। घर में खुद से मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। लोग यूजुअली बुखार के लिए बड़े बच्चों में ब्रूफन सिरप देते हैं, इसमें NSAIDs, ब्रूफन टाइप इस तरह की जो मेडिसिन है वो बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। तो इसमें सिंपल पैनाडॉल, इसलिए अर्ली जो एडवाइस फ्राम योर फिजिशियन वो बहुत ज़रूरी होती है। नियर बाई फिजिशियन को दिखाएं, वो इनकी अलामात को असेस करेगा। किन सिचुएशन में आपको बच्चे को लाजमी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाना है? आपने कहा कि फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं, इलाज मुआलजा करा सकते हैं, पैनाडोल का इस्तेमाल, लेकिन जब आपको कुछ बच्चे की कंडीशन किस तरह की महसूस हो रही, क्या क्या इलामात के साथ ज़रूरी अमल ये है कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया जाए? सबसे बड़ी बात है, आजकल माशाल्लाह मदर्स जितनी भी होती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो घर में ही टेम्परेचर चेक कर लेती हैं। तो अगर हाई ग्रेड फीवर हो और बच्चे को जो है मतलब जिस्म दर्द, माँ को अलामात पता चल जाती हैं कि बच्चे को जिस्म में दर्द है, इसके अलावा जो है ना जिस्म पे कहीं पे रैश हो, साथ में पेट दर्द की अलामात हो, तो बच्चे को ज़रूर नियर बाई हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्योंकि यूजुअली इस तरह होता है कि 2-3 दिन बुखार चलता है, और 2-3 दिन बुखार चलने के बाद जब बच्चे को पेट दर्द स्टार्ट होता है तो वो एक अलामत होती है कि डेंगू जो है वो सीवियर होता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि उसमें डेंगू जो हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उसमें पेशेंट के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इस तरह की अलामात हों तो वो अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाके लाजमी चेकअप करवाएं। और ना सिर्फ ये लोग समझते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी CBC, सिर्फ CBC तो एक वो इनिशियल सस्पेक्टेड बताने के लिए हमें कि उसमें प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सिर्फ CBC पे इक्तफा ना करें, अपने नियर बाई हॉस्पिटल में चेक करवाएं। वहाँ पे आपके लिए अगर जो वहाँ पे डेंगू वार्ड है, वहाँ पे स्पेसिफिक काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपका जब चेकअप होगा तो अलामात को एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसमें अगर आ जाता है सस्पेक्टेड या कंफर्म में, तो आपका अगर सस्पेक्टेड आ जाता है पेशेंट, कंफर्म मरीजों का फिर तरीका इलाज क्या होता है और कितनी देर में रिकवरी मुमकिन हो सकती है? मैडम, जो कंफर्म है उसमें बेसिकली जब डेंगू सीरोलॉजी होती है NS1,
जब वो कंफर्म उस पर NS1 पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद इट मीन्स कि वो पॉजिटिव केस है। उसको एडमिशन का जो है वो क्राइटेरिया उस पर भी डिफरेंट। अगर बड़े बच्चे होते हैं या बड़ा आदमी है वो तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो घर में भी अगर आइसोलेटेड रहे और अपनी केयर करे तो इट्स ओके। लेकिन इसमें जो है ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो बच्चों के लिए भी है, वो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बच्चे को कवर्ड रखना है, उसके साथ जो बंदे हैं उनको कवर्ड रखना है कि उनको उस बच्चे को मच्छर काटने की वजह से ना हो। बच्चे को जो है ना फ्लूइड्स एक खास मिकदार में देने हैं, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में देने हैं, ये भी नहीं कि बहुत कम मिकदार में देने हैं। पैनिक करके आप बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। वो हाँ वो भी बच्चा नहीं ले रहा होता। पेशेंट्स जो है ना वो उनकी खास मदर्स जो होती हैं वो इस पैनिक कंडीशन में आ जाती हैं कि बच्चे की फ्लूइड इनटेक कम है। जैसे डायरिया में बच्चे अगर फ्लूइड इनटेक कम कर दें तो हो सकता है उसको IV ड्रिप्स इतनी लग चुकी हों कि वो फ्लूइड इनटेक उसका दिल ना करो, लेकिन बच्चे मदर्स पैनिक हो जाती हैं। तो फ्लूइड इनटेक भी एक रिस्ट्रिक्शन, इसलिए अगर आप नियर बाई फिजिशियन या फिर नियर बाई हॉस्पिटल से जाके गाइडलाइन और उसके साथ ऑन बोर्ड रहते हैं तो वो एक इस लिहाज से अच्छा फैक्टर होता है कि जब भी पेशेंट को मसला होने लगता है तो आप उसी हॉस्पिटल में दोबारा जा सकते हैं। सही। आप उसके अच्छा जी, रिकवरी के बाद वाला जो फेज है उस पर भी सब लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस उनके बच्चों को, बैक में पेन रह रही है, खाना कुछ नहीं खा रही हैं, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बेसिकली इसमें क्योंकि जब भी कोई बुखार या कोई भी आपको पता है डिजीज़ होती है उसके बाद इनटेक जब भी कम होगी तो बॉडी को रिकवरी फेज़ में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जब तक पेशेंट इसमें मुकम्मल रेस्टिंग फेज़ होती है और पेशेंट मुकम्मल रेस्ट करे और जितनी उसकी डाइट है, फ्लूइड्स इनटेक ठीक रखे, विद टाइम जो है वो उसकी इंशाल्लाह रिकवरी भी होती जाती है। तो उसको साथ साथ उसी तरह जो है ना पेशेंट को या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भूख लगती जाती है। कोई स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है कि आप मदर्स जो है ना यूजुअली रिकमेंड करवाते हैं कोई ऐसा शरबत लिख दें, कोई ऐसी ख़ास ग़िज़ा बताएं कि हम बच्चे को दें और उसे भूख लगी। ये तो एक नॉर्मल कंप्लेन है। लेकिन डेंगू के बाद आप जिस तरह कह रही हैं रिकवरी फेज़ में अक्सर बच्चे बड़े वो सब यही कहते हैं कि वीकनेस है, तो वो इट विल टेक टाइम। और उसमें यह है कि जब वो रिकवरी कंप्लीट होती जाएगी, पेशेंट उससे तो आउट हो गया, डेंगू की कंडीशन से तो आउट हो गया, लेकिन जो पेशेंट के बॉडी के अंदर चेंजेस आई हैं वो जब ठीक होंगी उसके लिए थोड़ा सा टाइम टाइम रिक्वायर्ड होता है बॉडी को। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जो बच्चों के लिहाज से मैं सबसे बड़ी ज़रूरी बात समझता हूँ कि बच्चे जो है ना उन्होंने अक्सर जो आस्तीनों कपड़े पहने होते हैं, शॉर्ट्स पहने होते हैं, तो अब जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही जो है ना ख़तरनाक है। और जिस तरह पेंडेमिक टाइप कंडीशन एपिडेमिक बनती जा रही है, डेंगू ने बड़ों के साथ बच्चों में भी जो है ना बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपके एक तो मॉर्निंग और इवनिंग स्पेसिफिकली पूरे डे टाइम में कवर्ड बच्चों को रखें। सेकेंडली घरों की जो जालियाँ हैं उनको बंद रखें और घर के अंदर जो जिस तरह मॉर्टीन या डिफरेंट इंजेक्टिव स्प्रेज हो गए या इलेक्ट्रिक टाइप जो होते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपके जो घर के अंदर पॉट्स डिफरेंट पड़े होते हैं, जैसे कूलर पुराने छत पे रखे होते हैं या डिफरेंट पॉट्स, हाँ, ये वो एहतियात है जो हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी होती रहती है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने गाइडलाइन दी है आप इस पर ज़रूर अमल कीजिए ताकि आप अपने बच्चों को महफूज रख सकें, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि आप सभी लोग महफूज रहें और किसी को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारा जो टॉपिक होगा वो स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम लोग इस मामले पर बातचीत करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है और पाकिस्तान में इस पर कितना काम हो रहा है, इसकी अहमियत से तो किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम देखें हमारे तालीमी इदारों में तो बहुत ज़्यादा कम तादाद स्टूडेंट्स की है, बहुत ज़्यादा कम काम इस पर हो रहा है, जबकि हमारा विरसा अगर देखें तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हक़ाइक़ क्या है ये हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, ख़ुद भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स
का रुझान इस तरफ कम होता है? क्या लोगों को इस बारे में पता नहीं है, इसकी अहमियत से लोग जो हैं वो आगाह नहीं है? आर्कियोलॉजी है क्या, इस पे रोशनी डालिएगा। बुनियादी तौर पर जो हमारा उर्फ़ आम है उसमें तो हम ये कहते हैं कि आर्कियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये इसको इसको आसार कदीमा की साइंस कहते हैं, ठीक है, और इसको जो करने वाले हैं उनको माहिर आसार कदीमा कहते हैं। ये हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमें बताती है कि आर्कियोलॉजी क्या है। क्या लें कि ये उर्दू की डेफिनेशन है इसकी या तर्जमा है इसका, लेकिन मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि ये उन लोगों के बारे में स्टडी है, उन तहजीबों के बारे में स्टडी है जो कि हमसे पहले गुजर चुकी हैं, और जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो फिर उनके आसार की ज़ुबानी, उनके ऑब्जेक्ट्स की ज़ुबानी जो चीज़ें हमें पता चलती हैं, फिर हम उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत अहम मामला है। बेसिकली ये आर्कियोलॉजी है, लेकिन हमें समझ इसलिए नहीं है कि हम शायद बहुत सारी चीज़ों इसलिए भी दूर है कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं हवाला दूंगा, मिक्स कर देते हैं इस मामले में चीज़ों को ना। मैं हवाला दूंगा कुरान पाक में जो हमें मिलता है, वहाँ पर वाज़ेह सबक है कि आप ज़मीन में चलो, ज़मीन में फिरो, सियाहत करो और उन लोगों के बारे में जानो जिन पर अल्लाह ताला ने अपना करम भी किया और जिसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब भी नाज़िल किया। और हमें पता है कि बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं पलट दी गई हैं, तो 40% जो हिस्सा है इससे ज़्यादा जो है वो गुजरी हुई कौमों के बारे में है। अब अगर उन गुजरी हुई कौमों के बारे में हमने जानना है जो कि हमें मौजूद नहीं है, तो फिर उनके जो आसार हैं उससे हमें पता चलेगा कि उनका कल्चर कैसा था या उनके अकायद क्या थे और अल्लाह ताला ने उन पे क्या क्या रहमतें नाज़िल फरमाई और उसके बाद उन्होंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। अब चूँकि वो लोग मौजूद नहीं हैं तो लिहाजा जो माहिर आसार कदीमा हैं वो उन जगहों पे जाके, उनकी बस्तियों पे जाके जब खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जब हमें उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हमें मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये किस तरह के लोग थे और उनकी तहजीब किस किस्म की थी, ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। सही है, तो बेसिकली आर्कियोलॉजी ये है जिस पर जी रोशनी डाली गई है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने मिक्स कर दी थी आपको भी वाज़ेह हो गई होंगी। स्कोप इसका क्या है पाकिस्तान में? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही पूछा जाता है कि स्कोप इसका क्या है। नॉर्मली लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता ना, कह रहे होते कि हिस्ट्री से रिलेटेड ही बड़ी खुश्क सा मजमून है, इसमें एज सच कोई इतना वो नहीं है। जी ऐसे ही है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं फिर कहूँगा कि लैक करती है। अगर हम आर्कियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं रिसेंटली देख रहा था कि अब एक आर्कियोलॉजी की किस्म आ गई जिसको हम ड्रोन आर्कियोलॉजी कहते हैं। अच्छा। उसके बाद इसमें हम सैटेलाइट इमेजरी को ले आते हैं, उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है और इसके बाद इसमें जो 3D स्कैनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है वो भी आ गई है। तो इसमें सारी की सारी बाकी जिद्दत आई है इस डिपार्टमेंट में भी उसी के साथ साथ जिद्दत आ चुकी है। जी बहुत। अगर इसमें कोई भी फॉर इंस्टेंस में आजकल काम कर रहा हूँ फोरेंसिक आर्कियोलॉजी में। अच्छा। फोरेंसिक आर्कियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं एंशिएंट पीपल का और उसके बाद उसकी ह्यूमन प्रोफाइल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी हवाले से किसी भी तरह से उसकी जो भी उसका अपना फील्ड है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो आर्कियोलॉजी में भी आता है तो वो अपनी डायमेंशन जो है वो खुद उसमें ढूंढ लेता है और हम उसकी हेल्प भी करते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ इसके लिए तमाम तरह इंतजाम। अच्छा, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है इस मामले में आपको? क्योंकि इस पे आपको जाना पड़ता है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, तो महदूद वसाइल में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट की हद से जो हुआ है वो ये हुआ है कि आजकल जो पिछले 3 साल से जो टूरिज़्म का रुझान बढ़ा है, इसकी वजह से भी काफ़ी इसकी अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को उसके बारे में पता चला है कि हमारा हेरिटेज क्या है। दूसरी सतह पे टूरिज्म का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसने भी हमें अभी जदीद गैजेट्स दिए हैं, हमने भी अपने ड्रोन्स लिए हैं, हमने भी अपने आला डेफिनेशन जो हैं वो कैमरे लिए हैं और हम भी उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टाइल की है और फिर उन जगहों को ढूंढ रहे हैं जिनका अभी तक हमें खुद को इल्म नहीं है, जो कि हमारे हेरिटेज के बारे में हैं। अभी रिसेंटली पंजाब हुकूमत के कहने पर हमने तुलाजा एक फ़ोर्ट है सोन वैली में, उसको हमने डॉक्यूमेंट दोबारा से किया है और उसकी बहुत अच्छे तरीके से उसकी सारी की सारी एक्सप्लोरेशन भी की है, डॉक्यूमेंटेशन की है फॉर द फर्स्ट टाइम और उसको एक बहुत खूबसूरत टूरिज़्म की जो डेस्टिनेशन है उसके हवाले से उसको भी हमने एक्सप्लोर किया है, सारी पॉसिबिलिटी है। तो टूरिज़्म का और आर्कियोलॉजी का तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही चोली दामन का साथ है। जब हम सियाहत की बात करते हैं तो हमारा मुल्क का जो 50% है वो हेरिटेज पे है। अच्छा, हम हेरिटेज के लिहाज से जो है माशाल्लाह से बहुत रिच कौम है।
अब इस हेरिटेज की हमने ही हिफाजत करनी है। तो डू यू थिंक कि इस तरह से एक्सप्लोर करके टूरिज़्म को फ़रोग दे के हम इन चीज़ों को मज़ीद वसअत भी दे सकते हैं और इनकी हिफाजत भी यकीनी बना सकते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है। पहली जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है। टूरिज़्म को या बिल्डिंग को या हेरिटेज को या अपनी तारीख़ को ओन करने के लिए हमें दूर दराज सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर शहर, हर गांव के करीब कोई ना कोई ऐसी आबादी ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा उजड़ा जिसे कहते हैं, कोई बस्ती ज़रूर है जिसको कि हम अगर ख़ुद ही ओन करेंगे और उससे कहेंगे कि ये हमारी तारीख़ हमें बताती है और हमारी जो ग्लोरियस हेरिटेज है उसकी हमें ये बताती है, तो उसको जब तक हम ओन नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर हम उस चीज़ को आगे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे और फ्लैग भी नहीं कर सकेंगे और पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं दे सकेंगे जो हमारा ख़िता है। ये हर दौर में, ये 10,000 साल पहले से इसमें जो सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है वो आ रहा है। हमारे पास हड़प्पा भी है, हमारे पास मोहनजोदड़ो भी है, हमारे पास उसके बाद गंधारा भी है, हमारे पास मुग़ल सिविलाइजेशन भी है, हमारे पास सिख हेरिटेज भी है, हमारे पास कॉलोनियल हेरिटेज भी है। तो ये सारी की सारी लेगेसी जो है ये पूरी दुनिया में बहुत कम कौमें हैं जिनके पास मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी हमारे पास काम करने के लिए अब स्टूडेंट्स को इसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ नया लेकर आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरफ आएँ। इसके लिए डॉक्टर साहब क्या किया जा रहा है? जी, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मुझे जो मौका मिला पूरी दुनिया में जाने का, लोगों से बातचीत करने का, तो वो उससे भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि आर्कियोलॉजी को किसी और पस मंज़र में देखा जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँगा जो कि मैं अक्सर कोट करता हूँ कि मैं शिकागो में था 2019 में और वहाँ पर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस में एक 1200 लोग थे जो कि साउथ एशियन आर्कियोलॉजी पे काम कर रहे थे और पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोग थे और हालांकि सारी की सारी जो डिस्कशन हो रही है वो साउथ एशिया पे हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में हो रही है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक हिंदू, बेसिकली हिंदू है, शिकागो यूनिवर्सिटी का बंदा है और वो रिसर्च कर रहा है आर्कियोलॉजी ऑफ किबला पे। अच्छा, किबला की आर्कियोलॉजी, हमारे इलाके में जो किबला की डायरेक्शन है उसकी आर्कियोलॉजी पे वो काम कर रहा है। और जब उसने वो प्रेजेंटेशन, और वो गैर मुस्लिम है, हालांकि मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा हुआ कि पता नहीं ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा हमारे किबला के बारे में। लेकिन जब उसने रिसर्च की उसमें उसने कहा कि उसने स्टैट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, एस्ट्रोनॉमी को भी इन्वॉल्व कर लिया, मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व किया, ज्योग्राफी को भी किया, जियोलॉजी को भी किया। और उसने ये कहा कि जब आप कब्र की डायरेक्शन में किबला डायरेक्शन देखते हैं या जो हमारे इस खित्ते में लोग बादशाह या जो भी मज़ार बनते रहे हैं, तो जब आप कब्र बनाते हैं तो जो कब्र की डायरेक्शन है वो आप किबला किन बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो एक्सेस है नॉर्थ पोल है उसमें भी वो डिविएशन होती है। तो लिहाजा जब आपने सही तरीके पर जानना है, ये कहना बेवकूफ़ी है कि गलती से बन गया, कोई चीज़ गलती से नहीं बनी, उसमें पूरी साइंस इन्वॉल्व है। तो जब आप इन सारी साइंसेस के साथ इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो किबला की जो डायरेक्शन है वो इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल नहीं है। और जब उसकी 20 मिनट की प्रेजेंटेशन थी तो जब इन द एंड उसने मुझे कहा कि एनी क्वेश्चन, तो मैंने कहा जी यू हैव डन वेरी वंडरफुल जॉब, आई रियली वुड लाइक टू हैव योर थीसिस आफ्टर दैट इज़ कम्प्लीटेड। इस तरह से पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे लैंडस्केप को, हमारे हेरिटेज को जो आज हम देखते हैं 10,000 साल पहले वो नहीं था। बिल्कुल आपने हमारा जो ये जो बेल्ट है सदर्न पंजाब की जिसमें द्रावड़ किला है, ये एक 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले ये पूरी ग्रीन बेल्ट थी। यहाँ पर वादी सिंध की तहजीब भी डेवलप हुई है। तो हमारे तो हर खिते में, हर इलाके में, हर जगह में, कोने कोने में हमारा जो हेरिटेज है वो इस इंतज़ार में पड़ा हुआ है कि आप हमें ऑन करें और फिर उसको हाईलाइट करें और अवेयरनेस करें। वक्त में मुझे ये बताएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम है इसका, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या आप समझते हैं तमाम तर सहूलियात यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अच्छे तरीके से अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं? देखिए, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जिसमें वो सारी की सारी जो सहूलियात है इसकी दे सके। इसलिए ये है कि हम जब भी कोई स्टूडेंट को लेके आते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। लिहाजा हमारा जो उनसे लाइजन है
उसकी बेस पे फिर हम उनसे काम करते हैं। अपना ऑब्जेक्ट या DNA एनालिसिस है या C14 डेटिंग है, जिसमें हम एक सवाल पूछा जाता है कि आप चीज़ को डेट कैसे देते हैं, आपको कैसे पता चलता है ये कितनी पुरानी है। उसमें साइंटिफिक एनालिसिस होता है जिसमें C14 एक डेटिंग मेथड है। उसमें फिर हम अमेरिका की, चाइना की और कोरिया वगैरह की मदद लेते हैं। जो हमारे स्टूडेंट आते हैं वो हमारा जो स्टाफ होता है, हम फील्ड में जाके ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं और उनको स्टडी करने के लिए फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और फिर इस तरह से हमारा इंटरेक्शन दुनिया से बढ़ता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी इस सिलसिले में आने वाले कुछ सालों में लीडिंग जो है वो इसमें रोल प्ले करने की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह जी, हम भी दुआ गो हैं कि इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती रहे और लीडिंग रोल अदा करती रहे। बिलाशुबा एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में इसका एक नाम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के हिस्से में आपके साथ जी रेट लिस्ट शेयर करनी है क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं इस चीज़ का, तो कोमल की तरफ मैं चलूँगी। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अनाज सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज भी सब्जियों की कीमतों में मामूली सा उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। अगर गर्म मसाला जात के हवाले से बात की जाए, गर्म मसाला जात जिसके बगैर हंडिया जो है वो बदजायका सी लगती है। टमाटर के जिस तरह टमाटर के हवाले से बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने में आया। आज जो है टमाटर 100 से 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि अदरक का रेट 250 से 260 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। प्याज में कमी देखने में आई है, प्याज की कीमतें जो हैं वो 35 रुपये से 38 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह लहसुन की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया और आज जो लहसुन की कीमत है वो 265 से 275 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह आलू जो है वो 67 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शलजम 45 से 47, गोभी 55 से 70, मटर 210 से 220, करेले 70 से 73 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त में हो रहे हैं, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 280 से 290 रुपये, भिंडी 90 से 95 रुपये, जबकि जो लीमू है, लीमू की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जबकि इस वक्त जो है लीमू 70 से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि जैसे कि गर्म मसाला जाता है जिनके बगैर हंडिया बदजायका लगती है, एटलीस्ट हुकूमत को उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, उसकी कीमतों में कमी को। ऐसा मुमकिन होता तो नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत नजरसानी करे। थैंक यू सो मच कोमल। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।